नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास का आज दूसरा भाग पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास का एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और उससे आगे आज पढ़ाऊंगा। तो पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की थी कि 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश लोगों ने 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्चा करने का प्रावधान किया था। 1 लाख यानी उन्होंने अपनी मुद्रा में उसे 10,000 रुपए खर्चा करने का प्रावधान किया था उस समय। लेकिन उस समय कुछ अंग्रेज अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षा भारतीय भाषाओं में और कुछ अंग्रेज अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हो। तो इस विवाद के कारण 1833 तक ये शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान है वो बिल्कुल भी कारगर नहीं होता है और जो सरकार की तरफ से फंड आता है उसको खर्च नहीं किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया जाता है कि ये 1 लाख रुपए प्रति साल से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति साल कर दिया जाए। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं विलियम बेंटिंग और वो मैकाले को इस विवाद को खत्म करने के लिए नियुक्त करते हैं। तो मैकाले ने कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और 7 मार्च 1935 को ये प्रावधान कर दिया जाता है कि जो फारसी राजकीय भाषा उसको खत्म करके अंग्रेजी राजकीय भाषा के रूप में काम में ली जाने लगी और शिक्षा देने का माध्यम भी अंग्रेजी कर दिया गया। और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम और भी प्रबल तब हो जाता है जब लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही सरकारी पद भरे जाएंगे और सरकारी पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाएगा जो अंग्रेजी भाषा का अच्छा नॉलेज रखते हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। और डलहौजी के टाइम में फिर देखो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे वुड डिस्पेज आता है डलहौजी के टाइम में और ये वुड डिस्पेज है 1854 में आता है और इसमें 100 अनुच्छेद होते हैं। तो मतलब ये वुड डिस्पेज 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आता है और 1853 में सबसे पहले मतलब अंग्रेज चाहते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास हो। अंग्रेजों ने पहली बार बड़ी योजना बनाई कि भारत में शिक्षा का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1854 में ये वुड डिस्पेज आता है और सर चार्ल्स वुड सर चार्ल्स वुड कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अध्यक्ष के पद पे होते हैं और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सर चार्ल्स वुड को भेजा जाता है और वुड डिस्पेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपने पहले भी सुना होगा, बार बार आगे भी सुनते रहोगे मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र था। 15 जून 1215 में जो इंग्लैंड का राजा होता है वो अपनी जनता को कुछ अधिकार देता है, उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वहां का जो राजा होता है किंग जॉन, वो कहता है कि राजा भी कानून के दायरे में रहता है, कानून ही सबसे बड़ा होता है, कानून के दायरे से बाहर कोई नहीं होता, कानून सबके लिए सर्वोच्च होता है। तो वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है, वहीं से जनता के अधिकारों की बात मानी जाती है। तो मतलब भारतीय लोगों के कुछ अधिकार थे उनको यहाँ पूरा किया जाता है। इसलिए जो ये शिक्षा के अधिकार थे भारतीय लोगों के, इनको अंग्रेजों द्वारा पूरा किया जाता है और इसी कारण वुड डिस्पेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पेज के प्रमुख सुझाव जो सर चार्ल्स वुड हैं वो प्रमुख सुझाव देते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रसार करे, महिला शिक्षा को बढ़ावा दे। इससे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में
अनेक चार्टर एक्टों में शिक्षा की बढ़ावा देने की बात की गई, लेकिन महिला शिक्षा की सबसे पहले देखो यहाँ बात की जाती है वुड डिस्पेंस में। और इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया जाता है यहाँ। और अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों को बढ़ावा देना, यानी टीटी कॉलेजों के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों को बढ़ावा देना। निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना और अनुदान देना। भारत में इससे पहले निजी क्षेत्र में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वो केवल मदरसों और जो हिंदू धर्म के लोग थे वो निजी क्षेत्र में शिक्षा तो देते थे, लेकिन ये व्यवसायिक धनार्जन करने के लिए शिक्षा नहीं देते थे, वो अपने इच्छा से शिक्षा देते थे। तो अंग्रेज यहाँ चाह रहे हैं कि आज की तरह जो प्राइवेट स्कूल है वैसे स्कूल बने, क्योंकि सरकार इतने बड़े स्तर पर स्कूल कॉलेज स्थापित नहीं कर सकती, इसलिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और अनुदान भी देना, क्योंकि अनुदान मिलेगा तो निजी क्षेत्र में लोग प्रोत्साहित होंगे और निजी क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों की स्थापना होगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो, लेकिन इसके साथ साथ देसी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। इससे पहले जो मेघालय है वो हर स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, हर स्तर पर प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की सारी शिक्षा वो अंग्रेजी माध्यम से चाहते हैं। लेकिन 20 सालों के बाद ये यहाँ बदल दिया जाता है नियम कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो, लेकिन जो भारतीय भाषाएं देसी भाषा उनको भी प्रोत्साहन मिले। प्राइमरी शिक्षा देसी भाषाओं में दी जाएगी। जो प्राइमरी शिक्षा उनको लिए तो वुड डिस्पेंस ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन तो केवल देसी भाषाओं में दी जाएगी। और जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर और हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, मतलब जिला स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएं, ऐसा सर चार्ल्स वुड का मानना था। इसके अलावा देखो बंगाल, बंबई, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश और पंजाब में निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। और इसका देखो तत्काल ही मतलब काम शुरू भी हो जाता है। 1855 में इसकी शुरुआत कर दी जाती है। बंगाल, बंबई, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में। 54 में तो ये सलाह देता है चार्ल्स वुड डिस्पेंस और 55 में शुरुआत हो जाती है। और अगला सुझाव था इस आयोग का लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विद्यालय स्थापित किए जाएं। मतलब जैसा लंदन विश्वविद्यालय वैसे विद्यालय यहाँ भी स्थापित किए जाएं। अगर आपके विचार में आया कि यहाँ दिल्ली का नाम क्यों नहीं है, तो उसमें दिल्ली केवल मुगलों के अधीन था, क्योंकि इस समय तक और राजधानी क्षेत्र भी उस समय कलकत्ता ही था। 1857 की क्रांति के बाद मतलब दिल्ली पर अधिकार होता है अंग्रेजों का, इसलिए यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की बात नहीं की गई। और फिर ये 1859 में स्टैनली आज्ञा पत्र आता है। ये एक सप्लीमेंट्री आज्ञा पत्र होता है जो चार्ल्स वुड डिस्पेंस का इसी के बारे में। फिर देखो हंटर शिक्षा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के टाइम में आता है और लॉर्ड जो रिपन है वो भारतीय लोगों के प्रति बहुत दया और प्यार की भावना रखने वाले गवर्नर जनरल थे। तो उन्हीं के समय ये आयोग आता है और इसके अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था ये आयोग। इसमें 20 सदस्य होते हैं, उसमें से 8 सदस्य भारतीय होते हैं। इस आयोग का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रगति की समीक्षा करना होता है। यहाँ इस आयोग का मतलब ये कार्य करना होता है जो प्राथमिक शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। प्रगति कौन सी? जो चार्ल्स वुड डिस्पेंस
चार्ल्स वुड डिस्पेज में जो प्रावधान किए थे वो उन प्रावधानों की कितनी प्रगति हुई है। तो ध्यान रखने की बात है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में कितनी प्रगति हुई उसकी समीक्षा कर रहा कॉलेज शिक्षा की। यहाँ हंटर आयोग कोई समीक्षा नहीं कर रहा है। और समीक्षा जो चार्ल्स डिस्पेज आयोग ने जो सलाह दी उनकी कितनी प्रगति हुई है उनके बारे में ही था। शिक्षा संपूर्ण भारत का भ्रमण करके इसने 200 प्रस्ताव पारित किए और क्या सुझाव दिए इनके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को बढ़ावा देना और कहा कि सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। तो चार्ल्स वुड डिस्पेज के नेतृत्व में जो आयोग बनता वो भी शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और अनुदान देने की भी बात करता है। और यहाँ भी जो ये हंटर आयोग है वो भी शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को बढ़ावा देने का बात करता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा से सरकार को हट जाना चाहिए। मतलब ये हंटर आयोग है वो प्राइमरी शिक्षा और इसको मजबूत करने की विचारधारा रखता है। उनका मानना होता है कि अगर प्राइमरी शिक्षा मजबूत होगी तो ऊपर की शिक्षा अपने आप मजबूत होती जाएगी। इसके अलावा देखो महिला शिक्षा के कम विकास पर आयोग ने खेद प्रकट किया। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए इस आयोग ने कहा था। लेकिन जब ये आयोग आता है तो इसको लगता है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है, तो इसके लिए खेद प्रकट करता है। और महिला शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत कम प्रगति होती है। भारत 1947 में आजाद होता है उस समय तक केवल 2% महिलाएं शिक्षित हो पाती हैं। तो आप देख सकते हो 1947 में केवल 2% महिलाएं शिक्षित होती हैं। तो इस समय तो क्या स्थिति रही होगी 1882 में। इस आयोग की सलाह के बाद प्रांतीय सरकारों ने काफी कार्य किया और अगले 20 वर्षों में शिक्षा का बहुत विकास हुआ। इस आयोग ने जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको स्थानीय सरकारों को दे दिया। इस कारण मतलब स्थानीय सरकारें उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए। इस आयोग की सलाह पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो ये पंजाब ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो और इन स्कूलों का नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों के पास हो। देखो हमने अभी पढ़ा है ना, प्रांतीय सरकारों ने काफी अच्छा कार्य किया और अगले 20 वर्षों में शिक्षा का बहुत अच्छा विकास हुआ। तो ये इसी का कारण नतीजा है कि जिला और नगर बोर्डों के पास इसका नियंत्रण हो। जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है वैसे यहाँ शिक्षा के नियंत्रण का भी विकेंद्रीकरण किया गया हंटर आयोग द्वारा और इसका अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिला। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा 2 खंडों में हो, साहित्यिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा। हंटर आयोग का मानना था कि माध्यमिक शिक्षा 2 क्षेत्रों में हो, एक तो कौन सी साहित्यिक शिक्षा और एक व्यवसायिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा उन्हीं बच्चों को दी जाए जो कॉलेज शिक्षा के योग्य हो, उन्हीं लोगों को कॉलेज तक पहुंचाया जाए जो कॉलेज शिक्षा के लिए लायक हो। और व्यवसायिक शिक्षा मतलब जो कॉलेज शिक्षा के लिए लायक नहीं है उन बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाए जिससे वो अपना व्यवसाय कर सके। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। हंटर आयोग वुड डिस्पेज 1854 में आता है और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आता है। और हंटर शिक्षा आयोग 1882 में आता है और जो वुड डिस्पेज है इसकी समीक्षा के लिए आता है। और ये भी
जो इसमें कमियां थी उसको कमियों को दूर करने के लिए ये सुझाव देता है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। अब हम रेलवे आयोग के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे कमीशन 1902 में बना और ये एक विश्वविद्यालय आयोग था और 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया और इसमें 2 भारतीय लोग भी थे, क्योंकि अब धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में शामिल करना चाह रहे थे, क्योंकि इस समय तक 20वीं सदी की शुरुआत तक मतलब भारतीय लोग अंग्रेजों का बड़े जोर शोर से विरोध कर रहे थे हर क्षेत्र में। तो अंग्रेज चाह रहे थे कि भारतीयों को शामिल करने से अन्य भारतीय लोगों का विरोध कम होगा, तो इसमें 2 भारतीय लोगों को शामिल किया गया। सैयद हुसैन बिलगामी, ये हैदराबाद के निजाम के यहाँ शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते थे, और गुरुदास बनर्जी ये कलकत्ता कोर्ट में जज का कार्य करते थे। इस आयोग को केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देने थे और इस आयोग की सलाह पर 1904 में विश्वविद्यालय आयोग बना। इस आयोग की सलाह पर क्या किया गया? विश्वविद्यालयों को अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरों की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के उपसदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होना चाहिए। कार्यकाल आजीवन न होकर 6 साल होना चाहिए। मतलब सरकार का जो विरोध हो रहा था वो उसकी शुरुआत विश्वविद्यालयों से हो रही थी, तो अब सरकार चाह रही थी कि हमारा विरोध हो ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था बना दी चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन या मतलब जो आजीवन सदस्य होते थे उनका कार्यकाल घटाकर 6 साल कर दिया गया। कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। एक तरीके से मतलब कॉलेज प्रशासन या कॉलेज सिस्टम को अंग्रेजी सरकार ने अपने पंजे में जकड़ लिया। इसके अलावा वो सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकारी कॉलेज थे उन पर तो नियंत्रण था ही था उनका, इसके अलावा जो गैर सरकारी यानी प्राइवेट कॉलेजों पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा भारत में शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय हुई 1902 में। और यहाँ एक देखो लॉर्ड कर्जन बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। 1904 में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम पारित किया। मतलब जो कर्जन है बहुत ही युवावस्था में गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं और भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके प्रति उनका बहुत ज्यादा प्यार होता है। और भारत की इस समय जो धरोहर थी वो बहुत ही खराब स्थिति में थी। बात करते हैं हम ताजमहल की, तो ताजमहल भी यमुना का पानी और कीचड़ आया कि ऐसा स्थिति में पहुंच चुका था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था उसको। तो लॉर्ड कर्जन ही वो व्यक्ति था जिसने भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य किया और ताजमहल को पुनः उस स्थिति में बनाकर दिया जिस स्थिति में मुगल काल में था। और उसके बाद 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने 6 से 10 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की, और मांग कहां की थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि ये गोपाल कृष्ण गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे और 1910 में उन्होंने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। तो उनकी मांग को यहाँ नहीं माना जाता है। और ठीक 100 साल बाद 2010 के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू होती है, RTE, जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो हम जरूर उसको स्कूल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो भारत
शिक्षा में पिछड़ा होने का कारण यही है। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे व्यक्तियों ने 100 साल पहले जो मांग की थी वो 100 साल बाद जाकर पूरी होती है। उसके बाद शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव, ये 21 फरवरी 1913 में आता है और यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों की जो मांग होती है उसको नहीं माना जाता, मना कर दिया जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसके बाद आता है सैंडलर आयोग 1917 में। यह आयोग डॉक्टर एमी सैंडलर की अध्यक्षता में बना। ये 2 भारतीय सदस्य थे इसमें भी। तो मैं बता रहा हूं ना, मतलब अंग्रेजों की यहाँ एक रणनीति हो जाती है कि भारतीय लोग विरोध ही न करें, ऐसा कुछ किया जाए। तो भारतीय लोगों को लगातार ये शामिल कर रहे हैं हर आयोग में, हर जगह। तो इसमें एक भारतीय सदस्य होते हैं सर आशुतोष मुखर्जी, इसके अलावा होते हैं जियाउद्दीन अहमद। और सैंडलर आयोग ने 1904 के अधिनियम की आलोचना की। मतलब सैंडलर आयोग है ना, उसने एक लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना की। एक अंग्रेज होकर अंग्रेजी सिस्टम की आलोचना कर रहा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 1904 के विश्वविद्यालय आयोग में कितनी खामियां होंगी। मतलब एक तरीके से यहाँ सैंडलर ने यहाँ तक कहा कि भारत के जो सरकारी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो दुनिया के ऐसे विद्यालय बन गए हैं जहां सबसे ज्यादा सरकारी नियंत्रण है। और इस आयोग के जो सुझाव होते हैं वो भी हम देखते हैं। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना होगा। कहते हैं ना, जहां नींव मजबूत होती है वहीं अच्छी इमारत बनती है। तो यहाँ सैंडलर आयोग का मानना होता है कि माध्यमिक शिक्षा अच्छी होगी तो विश्वविद्यालय शिक्षा जरूर अच्छी होगी। आज भी ये बातें लागू होती हैं, क्योंकि हमारी अगर माध्यमिक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, प्राइमरी शिक्षा अच्छी नहीं होगी, तो कॉलेज एजुकेशन अच्छी होने की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसके अलावा महिला शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर। हम देखते हैं कि 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो आयोग बन के आते हैं, जैसे 1854 का वुड डिस्पेज मान लो, और बाद के जो भी आयोग हैं, रेलवे आयोग में तो ये केवल विश्वविद्यालय आयोग है इसलिए नहीं बात की गई, लेकिन ये भी विश्वविद्यालय आयोग है, लेकिन इसमें बात करें जाती है कि महिला शिक्षा को बढ़ा दिया जाए। और इसके अलावा 12 वर्ष के स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। आज भी ऐसा ही है, 12 वर्ष की एजुकेशन के बाद ही कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। विश्वविद्यालय से अलग इंटरमीडिएट कॉलेज हो जिनकी परीक्षा माध्यमिक बोर्ड करवाए। तो इस सिफारिश के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाती है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो, आज की तरह इस आयोग का सुझाव था। आज भी स्नातक जो हैदराबाद और मैसूर रियासतों में सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें तो विश्वविद्यालय पहले से थे, जैसे मद्रास है, बंबई है, कलकत्ता है, इनमें तो स्थापना हो चुकी थी। लेकिन देशी रियासतों में जहां भारतीय राजाओं का राज था वहां भी विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी, और उनमें सबसे पहले मैसूर और हैदराबाद रियासत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। शिक्षा को कभी प्रांतीय सूची का विषय बना दिया गया, तो कभी केंद्रीय सूची का विषय बना दिया गया, तो कभी समवर्ती सूची का बना दिया गया। भारत आजाद हुआ तो इसको प्रांतीय सूची का विषय बना दिया गया। अभी हाल ही में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, और प्रांतीय सूची का हो तो वहां केवल प्रांतीय कानून बना सकता है शिक्षा पर, और केंद्रीय सूची का हो तो केंद्रीय सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्टोग समिति 1929। इसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हॉर्डिंग, और इसके सुझाव: प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया लेकिन अनिवार्य करने की आलोचना की। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जैसे व्यक्ति शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ जो फिलिप हार्टोग है वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की आलोचना करते हैं, लेकिन इस पर अच्छी मतलब प्रोग्रेस हो प्राथमिक शिक्षा की, इस पर तो बल देते हैं, लेकिन इसकी आलोचना करते हैं अनिवार्य करने पर। ग्रामीण छात्रों को मिडिल के बाद कॉलेज के स्थान पर औद्योगिक शिक्षा दी जाए। यहाँ इस समिति का मानना है कि जो ग्रामीण छात्र हैं उनको कॉलेज शिक्षा न देके और औद्योगिक शिक्षा दी जाए, जिससे वे अपना कोई व्यवसाय चला सके। और एक इस समिति में अन्य सिफारिश पर 1935 में केब की स्थापना होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद जो आगे का वो पढ़ेंगे हम। अब हम बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के बारे में पढ़ेंगे। बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने 1937 में अपने समाचार पत्र हरिजन में प्रकाशित की। गांधी जी ने जो अपना समाचार पत्र था ना उसमें इसे प्रकाशित किया 1937 में। जाकिर हुसैन समिति ने 2 दिसंबर 1937 को इसे विस्तार से प्रस्तुत किया। गांधी जी ने तो अपने एक समाचार पत्र के माध्यम से एकदम से कोई सांकेतिक रूप से इसे प्रकाशित किया था, लेकिन जाकिर हुसैन समिति ने इसे फिर 2 दिसंबर 1937 को पूरे विस्तार से प्रस्तुत किया। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू का भी काफी योगदान रहा, उन्होंने इसको समर्थन किया। इसमें था क्या, तो 7 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसे आजकल हमारे आरटी में भी यही होता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। उसमें 6 से 14 साल के लिए है, तो ये भी यही 7 साल की, वो 8 साल की है, ये 7 साल की शिक्षा है। और हस्त उत्पाद कार्य करना सिखाया जाए। गांधी जी का मानना था कि हर बालक ऐसा कोई हुनर सीखे जिससे वो अपना व्यवसाय कर सके या अपने रोजगार कार्य कर सके। तो गांधी जी का वैसे भी चरखे का जो विचार था वो यहाँ लागू होता है, हस्त उत्पाद कार्य करना सिखाया जाए। गांधी जी का मानना था कि हर बालक आत्मनिर्भर हो। उसके बाद हाँ, ये पूर्ण नहीं हो पाती ये योजना, बस केवल कागजों में ही रहती है। इसका कारण ये है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इस पर फिर कोई कार्य नहीं होता है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कारण ये योजना नहीं रह जाती। सार्जेंट योजना 1944 भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने प्रस्तुत किया। जॉन सार्जेंट थे भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार, और लगभग यही वर्धा योजना जैसे ही इसके सुझाव थे। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ सबसे पहले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यही अवधारणा दी थी, लेकिन वहां अंग्रेजों ने मना कर दिया, और बाद में देखो यही योजना सार्जेंट बता रहे हैं 6 से 11 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और सार्जेंट उससे मतलब प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के बाद भी कॉलेज एजुकेशन का भी यहाँ ध्यान रख रहे हैं। 11 से 17 वर्ष के लिए अतिरिक्त शिक्षा दी जाए। और सार्जेंट जो योजना थी, ये योजना लगभग 40 सालों की योजना थी। इसको पूर्ण करने में 40 साल लग सकते थे, तो ये 40 साल का बहुत लंबा समय था। तो बाद में ये खेरे समिति बनी और इसने इसका समय घटाकर 16 साल कर दिया। लेकिन ये इसका भी यही हुआ, गांधी जी की वर्धा योजना जैसा ही इसका भी क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और 1947 को भारत आजाद हो गया विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, तो यहाँ अंग्रेज इस योजना को क्रियान्वयन नहीं कर सकी। और उसके बाद होता है राधा कृष्णन आयोग 1948-49। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये एक विश्वविद्यालय आयोग होता है। राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष होने के साथ साथ भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं। उसके बाद इस समिति के जो सुझाव है वो देखते हैं। कॉलेज से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा हो आज की तरह, और यही पैटर्न चल रहा है। उच्च शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो।
जो भी हो आयोग बन रहा बार बार शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन आजादी बाद क्या हुआ था, शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया था, जिसको फिर 1976 में वापस समवर्ती सूची में किया जाता है। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक होना जरूरी नहीं हो। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन भारत के सामने समस्या ये थी कि प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की भारत के पास बहुत कमी थी, क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो भारत आजाद होते हुए जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे वो आजादी के साथ ही भारत छोड़कर तुरंत अपने देश चले गए। तो भारत के पास प्रशासनिक अधिकारियों की भारी कमी हो गई। तो यहाँ राधाकृष्णन साहब का मानना था कि ये योग्यता स्नातक की योग्यता को इसको खत्म कर दिया जाए, जिससे जल्दी भारत को प्रशासनिक अधिकारी मिल जाए। और इसके अलावा एकेडमिक सत्र 180 दिन कम से कम हो। इस आयोग का मानना था कि एक एजुकेशन सत्र कम से कम 180 दिन का होना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश पर 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई। यूजीसी भारत के विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी करता है। उसी के अनुरूप भारत के आज जो विद्यालय चल रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक ही चलते हैं। फिर होता है मुदालियर आयोग 1952। इसके होते हैं अध्यक्ष होते हैं लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सुझाव क्या देते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची में हो। मतलब हर आयोग यही सुझाव दे रहा कि शिक्षा समवर्ती सूची में हो, लेकिन भारत सरकार लगभग 25-26 साल के बाद ऐसा निर्णय ले पाती है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में बदलती है। अगला सुझाव, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना हो। 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। मतलब इसी मुदालियर आयोग के सुझाव के आधार पर ही राजस्थान में जयपुर में 4 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई और बाद में इसको जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय को। इसके बाद कोठारी आयोग 1964। इसके अध्यक्ष होते हैं दौलत सिंह कोठारी और ये अपनी रिपोर्ट इसको बना तो इसका गठन तो 1964 में कर दिया जाता है और ये रिपोर्ट देता है 1966 में। इसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 एनपी। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते हैं और राजीव गांधी को विश्व की अनेक संस्थाएं कहती है कि अगर भारत में शिक्षा का यही स्तर रहा तो भारत दुनिया भर में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ देश होगा। तो यहाँ राजीव गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करते हैं और बड़े स्तर पर सभी को शिक्षित करने का कार्य करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है सबके लिए शिक्षा। आजकल जैसे ग्रीन बोर्ड योजना चल रही है, इसमें ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। तो और इसके बाद जो नई शिक्षा नीति आई है वो 2019 में बनी है और उसका क्रियान्वयन होना भी बाकी है। तो आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू आपको, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। अब आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।